एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए, अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं संसद भवन से लाइव। संसद भवन, जहां के सेंट्रल हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी संसद भवन से एक बार फिर से एनडीए सरकार के प्रारूप को सामने रखा, और इसी संसद भवन में आज जो तस्वीरें सामने आई वो फिर से बताती हैं कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कैसे हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही कि अगले 10 साल की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, यानी 2029 में भी नो वैकेंसी की बात वो कर रहे हैं। 2029 में भी एनडीए की सरकार आएगी, वो यही कह रहे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि ईवीएम का रोना रोने वाले इस नतीजे के बाद तो चुप हो गए, लेकिन 29 में फिर रोना रोने लगेंगे, यानी 29 के लिए भी कॉन्फिडेंस आए है। आज की बड़ी खबर यह है, और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि जो कुछ तस्वीरें आज संसद भवन से निकल कर आई, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये 3 तस्वीरें जो आपके सामने हैं, नीतीश कुमार आज बहुत प्रेम और स्नेह के साथ नरेंद्र मोदी से मिले, और एक पल भर को तो ऐसा लगा जैसे वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे हैं। उनको नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको कैसे गले से लगाया। फिर वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहुंचे थे, उनकी पीठ थपथपाई नरेंद्र मोदी ने। अब बहुत लोगों को यह संदेश है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि इस हार के बाद देखिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच का इक्वेशन क्या होगा। वहीं तीसरी तस्वीर चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि मोदी मेरे नेता थे और रहेंगे, उनको कैसे गले लगा लिया प्रधानमंत्री ने जब आज वो बोलकर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। तो ये 3 तस्वीरें अपने आप में एनडीए की एक कहानी बताती हैं। और वहीं बड़ी खबर भी आपको एक बार बताऊं, लेकिन उससे पहले ये बताती हूं कि कैसे अलग अलग एनडीए के नेताओं ने आज नरेंद्र मोदी को नेता माना। उनके बयान एक कहानी बयां करते हैं कि 5 साल सरकार कैसे चलेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, देश के लिए मोदी सही समय पर सही नेता है, देश को पावर हाउस में बदला, ग्लोबल लीडर बनाया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तो चाहता था कि आज ही शपथ ले लें, लेकिन ये बाद में लेना चाहते थे। पवन कल्याण ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा, जहां सदियों से अंधेरा उसी घर में दिया जलाने वाले हैं मोदी। एकनाथ शिंदे, एक और इंपॉर्टेंट घटक दल बीजेपी शिवसेना फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये उन्होंने कहा। अनुप्रिया पटेल कहती हैं, आप नेतृत्व करें, एनडीए परिवार आपके साथ खड़ा है। और जीतन राम मांझी ने कहा, विश्व के प्रसिद्ध नेता मोदी हम लगातार आपके साथ रहेंगे। तो ये तस्वीर बयां कर रही है कि एनडीए के नेताओं ने कैसे अपना भरोसा जताया है नरेंद्र मोदी में। बड़ी खबर आपको बता दूं, बस किसी भी समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। बीजेपी ने, एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, और कुछ देर में राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार गठन का न्योता देंगी राष्ट्रपति। 9 जून को शपथ ग्रहण का दिन तय हो चुका है, और आज दोपहर में ही एनडीए ने दावा पेश किया था। तो बस कुछ देर बाद, और ठीक यहाँ राष्ट्रपति भवन से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान को साक्षी मानकर मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। 48 घंटे बाद मोदी की तीसरी बार ताजपोशी है। 9 जून शाम 6 बजे का वक्त तय हो चुका है। शपथ की तैयारियां हो रही है। जल्द ही मोदी अगली पारी शुरू करेंगे, और 10 वर्षों में जो ट्रेलर दिखाया, बड़े कामों की बड़ी पिक्चर दिखाएंगे। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम। मोदी कॉन्फिडेंट है,
2029 में भी जीतने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए और एनडीए कॉन्फिडेंट है मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तभी तो पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की 13 पार्टियों के नेता और सांसदों ने सर्वसम्मति से मोदी को अपना नेता चुन लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देता हूं। प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। एनडीए ने मोहर लगा दी, पीएम की कुर्सी मोदी की है। तो किंग मेकर बन चुके नीतीश और चंद्रबाबू से लेकर हर नेता के साथ आज मोदी की गजब की केमिस्ट्री दिखी। दिग्गजों की मौजूदगी में सभी ने मोदी के नाम की प्रतिज्ञा ली। नीतीश तो मोदी को फिर पीएम बनाने के लिए इतने बेकरार थे कि कहने लगे आज ही शपथ ले लो कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। साथियों की गारंटी मिल गई। फिर एनडीए ने राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। तो मोदी ये खबर लेकर अपने राजनीतिक गुरुओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पहले लाल कृष्ण आडवाणी से मिले, फिर मुरली मनोहर जोशी से। मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इससे पहले आईएनडीआईए को जमकर लताड़ लगाई और कांग्रेस के नैरेटिव की पोल खोल दी। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। मोदी के टारगेट बड़े हैं, लेकिन आईएनडीआईए का मकसद है मोदी को रोकना। तमाम कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। मोदी आ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंच गया है। मैं ठीक अपने सामने प्रधानमंत्री के काफिले को देख सकती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वहां राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि आज ही एनडीए ने सरकार गठन का दावा पेश किया है। और सरकार गठन के दावे के साथ साथ जैसा मैं आपको बता रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त राष्ट्रपति भवन की ओर गए हैं। एनडीए ने दावा पेश कर दिया आज एनडीए की बैठक के बाद, एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद। उसके बाद उसी प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने गई हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नई सरकार बनाने का आमंत्रण देंगी। तो ये प्रक्रिया जो एक प्रोटोकॉल है उसी का पालन करते हुए प्रधानमंत्री अभी राष्ट्रपति भवन की ओर गए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही अंदर की तस्वीरें आएंगी वो भी आपको दिखा देंगे। मैं एक बार जरा बता दूं कि मेरे साथ मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं। शॉर्ट्स पर रहिए जरा। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम देश की एक और सरकार के गठन की प्रक्रिया देख रहे हैं अपने सामने। मैं ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने हूं और यहां से प्रधानमंत्री का काफिला अभी गया है। भाटी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, नई सरकार गठन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति आज अभी जो ये मुलाकात हो रही है, नरेंद्र मोदी को नई सरकार गठन के लिए न्योता देंगी और मुझे लगता है बधाई आपको देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अगर मोदी जी शपथ लेते हैं, तीसरे कार्यकाल की सरकार गठित होती है, तो उनके लिए बधाई और ये शुभकामना भी देंगे हम कि सरकार कुछ दिन होती है। हाँ, अगर होती है तो लेकिन अगर होती है तो हम ये शुभकामना देंगे कि वो कुछ दिन स्थिर रहे, और ताकि देश के विकास के लिए, देश के भले के लिए सरकारों का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इस सरकार के विरोधाभास, जो अब ये एनएनडीए जो बना है, पहले तो मोदी सरकार थी, मोदी की गारंटी थी, फिर भाजपा थी, फिर एनडीए था, अब हो गया एनएनडीए। नीतीश, नायडू,
डिपेंडेंट अलायंस। अब ये नीतीश नायडू के ऊपर निर्भर अलायंस है। अरे वाह भाटी जी, आज आप भी पूरा अपना अब्रिविएशन लेकर आए हैं, NNDA। नहीं, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आज आप अब्रिविएशन लेकर आए हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो NNDA वाली बात है, सरकार बन रही है सर, 2 वाक्य और सरकार बन रही है, बधाई दीजिए। 2 वाक्य और बोल दूं, मैंने बधाई दे दी शुरू में। बोलिए बोलिए। शुभकामनाएं भी दे दी कि स्थिर हो। नीतीश कुमार जी खुले तौर पर CA के विरोधी हैं, UCC के विरोधी हैं, अग्निवीर के विरोधी हैं। उन्होंने तीनों स्कीम वापस लेने की बात की है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में स्पष्ट ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी, हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। मोदी जी पूरे चुनाव ये कंधा पीट पीट के, छाती तो नहीं कहेंगे, कंधा पीटते थे वो, कि जब तक मोदी जिंदा है मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने देगा। अब देखना ये होगा अगले आने वाले समय में कि नीतीश नायडू झुकेंगे या मोदी जी झुकेंगे। इसलिए NNDA के जो विरोधाभास हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता डिबेट में, आप भी उसकी गवाह हैं, हमसे बार बार कहते थे मोदी शेर है, मोदी शेर है। अब वो शेर जंगल का शेर ना होगा, सर्कस का शेर हो गया है। अब उसे रिंग मास्टर के कोड़े पे, रिंग मास्टर कहेगा स्टूल के ऊपर बैठो, कूद के बैठना पड़ेगा। अच्छा। रिंग मास्टर कहेगा आग के गोले में से कूदो, आग के गोले में से कूदना पड़ेगा। अब वो रिंग मास्टर के इशारे पे नाचेगा वो। अच्छा भाटी जी एक चीज और कहूंगी। नहीं देखिए भाटी जी, प्रधानमंत्री तो सबके होंगे, जब वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो आपके भी होंगे। तो मुझे हमेशा ये लगता है, और मैं ये दोनों तरफ के लोगों को बोलती हूँ, बीजेपी को भी, आपके पार्टियों को भी, कि थोड़ा हम तंज तो कसते हैं, पर उस तंज में कई बार हम ऐसी बातें कह देते हैं जो शायद मर्यादा के परे हो जाती हैं। राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी, आज तो उन वादों की भी याद दिला दी प्रधानमंत्री ने जो कांग्रेस पार्टी ने किया चुनाव से पहले, और इसीलिए महिलाएं वहां पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वादे कर देते हैं, फिर उन्हें पूरा करने के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 1 लाख लेने महिलाएं आ रही। मुझे बुरा लगता है कि गरीबों के साथ ये छलावा किया गया है। तो और लपेटे में आज कांग्रेस को लिया उन्होंने कहा 3 साल में उतना नंबर नहीं आया मिलाकर जितने हमारे आए हैं इस बार। जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है उनके शब्दों में और उनके प्रवक्ताओं में, उनकी ट्वीट्स में और उनके नेताओं के बयानों में। अब वो तो होना ही था। देखिए, उनका कुल नंबर जो है पूरे अलायंस का, इंडिया अलायंस का, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं मैच कर पा रहा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि 3 बार के नंबर ऐड कर लीजिए, 2014 के, 2019 के और इस बार के, तब भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही। तो फड़फड़ाहट है, परेशानी है, क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी को देश ने ये स्टैंप लगा दिया कि राहुल गांधी रिजेक्टेड है। क्योंकि इस बार तो राहुल गांधी चेहरा थे ही नहीं, खड़गे साहब थे चेहरा। तो एक बार फिर राहुल गांधी के चेहरे पे भी स्टैंप लग गया है कि रिजेक्शन का। और लगातार देखिए, ऐसा रिजल्ट आज तक प्री पोल अलायंस का, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया सबको, कि किसी भी प्री पोल अलायंस का आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जो हमारे गठबंधन का आया है। हम गठबंधन में एक परिवार के तौर पे चुनाव लड़े थे और आगे भी परिवार के तौर पे रहेंगे। अब इंडिया अलायंस को देखिए, परेशानी तो होना लाजमी है। कल ही हमने देख लिया किस तरीके से आम आदमी पार्टी साइड हो चुकी है। बंगाल में वैसे ही दीदी इनके साथ होती नहीं है, बाहर से बात करती हैं, कहीं आती नहीं है। और सपा और कांग्रेस इस समय जो साथ चल रहे हैं, भी देखिएगा, पहले भी ये गठबंधन तोड़ चुके हैं। पहले 2 बेटे साथ चल रहे थे, 2 भाई साथ चल रहे थे, फिर अलग हो गए थे, फिर वापस आ गए, अभी फिर होंगे। जैसे जैसे अलग अलग प्रदेशों के चुनाव आते रहेंगे, इनका गठबंधन टूटता जाएगा। और हो सकता है उससे पहले भी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीना भर देखिएगा, ये सारा जो इनका ठग बंधन है वो तितर बितर हो जाएगा। इसीलिए इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और इस बात से भी ज्यादा हो रही है कि कैसे पूरा एनडीए गठबंधन एक साथ खड़ा है और सबने एक मत से, एकजुटता से कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना नेता स्वीकारा है और लगातार बोला है। हमने देखा नायडू जी ने। देखिए, मैं एक बात कहूंगी, आज सुबह तस्वीरें सबने देखी है राधिका जी, और जिस तरह के आंकड़े आए उसके बाद बीजेपी का फुल मेजॉरिटी नहीं आना, तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी थोड़े कमजोर दिखाई देंगे, कमजोर पड़ेंगे। लेकिन आज वो
फुल कॉन्फिडेंस में नजर आए और उन्होंने 2029 की भी बात कर दी है। अब मुझे लगता है उसके लिए एक बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है। जरा बड़ी खबर चला दीजिए। इस वक्त जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे, जैसे ही वहां से तस्वीरें आएंगी आपको दिखाऊंगी, वहीं जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हो रही है। जरा ब्रेकिंग चलाइए। एनडीए के बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है और जहां एक तरफ सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति लेंगे प्रधानमंत्री, तो वहीं जेपी नड्डा के आवास पर क्या चल रहा है जरा सृष्टि बताएंगी। सृष्टि बताइए जरा, वहां कौन कौन पहुंचा है, बैठक शुरू हुई? बिल्कुल सुचारिता, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल यहाँ से निकले हैं और उनकी काफिले की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल का काफिला यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, नेता हैं, वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके थे। दोपहर से ही जो तस्वीर हमने यहाँ पर देखी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, तस्वीरें हमने देखी कि प्रफुल्ल पटेल यहाँ से निकले हैं। उन्हीं के साथ में अजीत पवार भी मौजूद थे, छगन भुजबल भी उसी गाड़ी में मौजूद थे। इसी के साथ जयंत चौधरी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर। ये बड़ी बैठक लगातार जारी है और ये भी माना जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे तक और भी तमाम बड़े जो एनडीए के नेता हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनका भी समय बताया जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचकर मंथन यहाँ लगातार जारी है। आप देख रही हैं कि कल भी पूरे दिन इसी जेपी नड्डा के आवास पर किस तरीके से तमाम जो बड़ी बैठक है वो यहाँ पर चली। घटक दलों को जो फॉर्मूला यहाँ पर तय किया गया था बीजेपी की ओर से अपने एनडीए के साथियों के लिए, वो यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद आज का दिन अहम था, संसदीय दल की बैठक होती है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार नेता चुना जाता है और इसी के साथ तमाम जो दल के अध्यक्ष थे उन्होंने किस तरीके से बातचीत अपनी रखी, आज वो भी हमने देखा। और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक बेहद अहम हो जाती है कि सरकार में किस दल की क्या भूमिका होगी, उसको कितनी बढ़त मिलने वाली है, ये सब कुछ तय हो जाना है। और इसी के लिए सिलसिलेवार तरीके से ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पर लगातार जारी है, यानी कि रूपरेखा तैयार पूरी तरीके से। मैं एक बार वापस आऊंगी आपके पास सृष्टि, क्योंकि वहां पर एक इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है। मैं वापस आ रही हूं क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री पहुंचे, कभी भी तस्वीरें आएंगी। मुझे जरा ये बताइए, जो बात अभिषेक जी आपने सुनी कि आपके नेता को लेकर भाटी जी क्या कह रहे थे कि ये एनएनडीए है, नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है, लेकिन आज जो नीतीश कुमार थे वो एक अलग अंदाज में नजर आए। पहले तो उन्होंने जो उनका भाषण रहा वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लोग सुन रहे हैं बार बार, और वो ये कह रहे हैं हम तो चाह रहे थे आज ही शपथ ले लें, ये इन्होंने कहा ये रविवार को लेंगे। तो ये जो एक तस्वीर है ये बहुत से जो विरोधी हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही होगी। कि मैं भी इनकी एक एब्रिविएशन को कंप्लीट कर देता हूं सुचारिता जी। हमने तो पहले ही कहा था कि इंडिया अलायंस या इंडिया तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। तब खत्म हो चुका था जब एन से नीतीश बाहर चले गए थे, डी से दीदी बाहर चली गई थी और ए से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने एक आंशिक गठबंधन इनके साथ किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी अंदर चले गए। तो बच क्या गया? सिर्फ आई। कांग्रेस पार्टी के लिए वो आई था, उनका अहम था, जिस वजह से इंडिया अलायंस को अंततोगत्वा जनता ने अपना मैंडेट नहीं दिया। तो ये सच्चाई रही है इंडिया अलायंस की जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने अगर कहा कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता तो इसमें आपत्ति और दिक्कत कहाँ है? भाई एक तरफ तो लोग शंका भरी नजरों से देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी का समर्थन किस तरह से एनडीए को मिलेगा, और दूसरा आपने जो दृश्य आज देखा एक कंबाइंड बैठक में, जिस तरह से नेताओं के भाषण को आपने सुना, उसमें दिखा कि किस तरह का वार्मथ एनडीए के अंदर है और किस तरह से एनडीए एकजुट है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और सबकी शुभकामनाएं हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। सबका सहयोग और समर्थन प्राप्त है प्रधानमंत्री जी को, बेहतर काम किया है, आगे भी बेहतर काम करेंगे। तो इन बातों से जानती है ना जलन होती है, इन्हें सामने से दिखता है। ये सोच रहे थे कि सचमुच मुंह खोलकर खड़े रहो, शायद अंगूर टपकेगा, शायद इनके मुंह में गिर जाएगा, शायद मिठास आ जाएगी, लेकिन मिठास नहीं खटास आई इनके हिस्से, चूंकि इन्हें सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। असल में इन पार्टियों का गठबंधन क्यों हुआ था? नीतियों के आधार पर। अभी क्या देखा आपने कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा कर दी गई ना कि भाई हम सिर्फ लोकसभा चुनाव तक साथ हैं, विधानसभा का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। और किस तरह की शब्दावली भाषा का इस्तेमाल लगातार टीएमसी के नेताओं के द्वारा की जा रही है कांग्रेस के लिए, सब बताने के लिए काफी है सुचारिता जी कि इनके अंदर कोई समन्वय नहीं है। और हमारे अंदर के समन्वय को देखकर इनको जलन होती है। नीतीश कुमार जी की
तरफ ये लोग उम्मीद भरी नज़रों से देखते रहते हैं कि शायद आ जाएं, शायद समर्थन दे दें, लेकिन बड़ी देर हो चुकी है। और नीतीश जी नहीं होते तो इस इंडिया अलायंस की नींव नहीं होती। नीतीश जी बाहर गए, वो ईंट बाहर गई और इंडिया अलायंस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इंडिया अलायंस ने, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस को जितनी सीटें मिली हैं, बहुत जगह तो एक दूसरे के विरोध, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। भाई बंगाल में क्या हुआ, ममता जी लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी चुनाव, तब जाकर उन्हें सीटें मिली हैं। तो भाई ये कौन सा अलायंस होता है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे फिर जाकर शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे नाटकीय अलायंस को जनता कभी स्वीकार नहीं करती है, कबूल नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है और करेगी भी नहीं। ये लोग कितने भी खुशफहमी में रहें, आज इनके अंदर का एक ना सत्ता विलाप हमको देखने को मिल रहा है कि इन्हें सत्ता में आने का मौका नहीं मिला है। ये सत्ता से काफी दूर छूट गए हैं, इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अच्छा नहीं, मैं एक देखिए दो मुद्दों पर मैं एक एक करके बात करूंगी। जो बयान, दो मुद्दों पर जरा एक एक करके बात करती हूँ। जो बात आपने कही, आपने बताया कि आज जिस तरह से एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास जताया और जो बातें उन्होंने कही वो मैंने शुरुआत में चलाई भी। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक पावर हाउस बनाया है देश को और उनके नेतृत्व में हमें भरोसा है। लेकिन वरुण जी, प्रधानमंत्री ने आज याद दिला दिया कि उन्होंने सीधे सीधे पूछा है, तो आप ही से पूछ लेती हूँ, ईवीएम जिंदा है या मर गई? सुचारिता। और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नई सरकार गठन करने का न्योता दिया है। तो सरकार बनाने का दावा पेश आज दोपहर में ही कर दिया था एनडीए के नेताओं ने, और अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को न्योता दे रही हैं कि नई सरकार आप गठित कीजिए। ये जो एक प्रोटोकॉल है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसी के मुताबिक आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तस्वीरें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, और वो वहां पर अब किसी भी समय प्रधानमंत्री यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि एक औपचारिकता है। ये राष्ट्रपति इनवाइट करती हैं, आमंत्रित करती हैं कि आप नई सरकार का गठन कीजिए, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास नंबर्स हैं, आपको नेता चुन लिया गया है, तो अब आप देश को चलाने की प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, और इसके बाद आप ये मान लीजिए कि एनडीए 3.0 यानी कि तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बस शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। नए सरकार के गठन के साथ वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और इसी को लेकर शायद सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष उठा रहा था। उसी का जवाब आज उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक में दिया भी। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें राष्ट्रपति के साथ। मैं एक बार जरा वरुण जी के पास चली जाती हूँ, ये तस्वीरें रखिए आप। वरुण जी जरा बताइए, आज प्रधानमंत्री ने कहा और पूछा भी कि ईवीएम जिंदा है या मर गई, और अब वो जो रोना है ईवीएम वाला, वो अब फिर से 2029 में हम देखेंगे। यानी वो कॉन्फिडेंट है कि सरकार अच्छी तरह से चलने वाली है। देखिए सुचारिता जी, अब नई सरकार बन रही है, अच्छी बात है। देश के लिए अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है चुनाव से। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अपना शाब्दिक आचरण ऐसे गिराते रहेंगे, ऐसे कोसते रहेंगे कांग्रेस और गांधी परिवार को, तो आप एक साल के अंदर आप देश के अंदर अराजकता देखोगे। ये सरकार चलने वाली नहीं है। अगर वो पूंजीवादी नीतियां अपनाएंगे, निजीकरण की नीतियां जैसे उन्होंने अपना रखी है पिछले 10 साल से, यही नीतियां अपनाएंगे तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। आपको जो मैंडेट मिला है, आपकी सीटें कम हुई है, आपके 5 लाख वोट कम हुए, इसका मतलब जनता आपसे नाराज है। मैंने शुरू से कहा कि मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ रहा है या मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष एक स्लीपिंग मोड में था। भाटी जी बैठे, ये भी गवाह है। मैंने कई बार कहा, अगर 4 तारीख को विपक्ष को महसूस होगा कि और चुनाव ढंग से लड़ते तो और ज्यादा सीटें आती। आज भी मैं कह रहा हूं, ढंग से चुनाव लड़ते तो 240 मोदी जी की नहीं आती, विपक्ष की आती, कांग्रेस की आती, भाटी जी की और 37 की जगह से और सीटें आती, 60 सीटें आती, ज्यादा आती, 70 आती। पर विपक्ष के स्लीपिंग मोड के कारण मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये, लेकिन मोदी जी को आम जनता की बात वरुण जी, ये तो आप बात कह रहे हैं ना, वहां तो ईवीएम को लेकर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर, कफन बांधने की बातें, करो या मरो का दिन है, रिजल्ट वाले दिन, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन जब आंकड़े आए तो वो सारी बातें खत्म हो गई। तभी तो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वो सब अब ईवीएम पर रोना बंद हो गया है, ये आंकड़े आ गए। तो अब ये रोना फिर से 2029 में शुरू होगा। तो अब आप तय कर लीजिए, आपको 2029 में रोना है या फिर ये जो आप बता रहे हैं कमियां रही उन पर काम करना है।
देखिए सुचारिता जी, मैंने फिर कहा ना, शाब्दिक आचरण, ये रोना, मंगलसूत्र, इस चीज से प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा बनानी होगी। अगर कंटिन्यू करना है तो ये जरूरी नहीं कि तीसरा कार्यकाल मिल गया तो 5 साल तक चलते रहेंगे, शाब्दिक आचरण गिराते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जनता समझती है, जब भी तो मैंडेट दिया ऐसा। मैं कह रहा हूँ विपक्ष और मजबूत होता, ढंग से चुनाव लड़ाता। मैंने कहा कई टिकट भी बेकार किए कई पार्टियों ने, खासतौर से मेरी पार्टी ने। मुझे बिल्कुल डाउट है शाब्दिक आचरण। आज ही जब शाब्दिक आचरण गिरा रहे हैं, आप कांग्रेस को फिर खोजना शुरू कर दिया। अरे आपने क्या किया? आज आप कह रहे हो ना 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। नहीं, क्यों नहीं कोसेंगे? एक मिनट वरुण जी एक बात बताइए, एक बात बताइए। ये पूरी एक राजनीतिक प्रक्रिया है, ये पूरी एक सियासी जो प्रक्रिया है वोटिंग की, प्रचार की, सरकार बनाने की। इसमें प्रचार में क्या एक दूसरे पर सवाल उठाए नहीं जाते हैं? आपने भी उठाए उन पर, उन्होंने भी उठाए आप पर। और ये इसलिए है क्योंकि जब से आंकड़े आए हैं उसके बाद से नैरेटिव बदला है। अवधेश जी जरा चर्चा में आइए। जब से आंकड़े आए उसका नैरेटिव बदल गया। पहले यह था कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। जब नतीजा आ गया तो उसके बाद लाइन बदल ली गई कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, ये मोदी सरकार कहाँ है, ये तो एनडीए सरकार है। नरेंद्र मोदी, अभी भाटी जी ने क्या कहा, वो तो शेर नहीं रहे। मैं भाटी जी को तो बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हकीकत यही है कि एनडीए की सरकार फिर बनी है। राजकुमार भाटी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि 5 साल तक ऐसे एब्रेविएशन, इसी प्रकार की शब्दावली उनको ढूंढनी पड़ेगी। आपके प्रश्न के पहले मैं समाजवादी पार्टी को याद दिलाना चाहूँगा कि इतिहास में दूसरी बार सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, और पहली बार जब मिली थी 2004 में 34 सीटें, तो ये मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमारा समर्थन ले लो। सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, आपका समर्थन नहीं लूंगी मैं, आप बाहर रहो। कोशिश करते रहे, भोज में पहुंच गए, और भोज में मुलायम सिंह यादव को और अमर सिंह लेके गए थे। इतना अपमानित होना पड़ा कि वहां से वापस आ गए। और मैं आज इस बात को, जितना मैं मुलायम सिंह को जानता था और जितना उनके नरेंद्र मोदी से संबंध है सुचरिता, मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि इस समय अगर वो जिंदा होते तो कतई INDIA के पार्ट नहीं होते, वो इस समय NDA में होते, जैसे उनका विचार बदला था। अब मुझे देखना है कि इनका क्या संबंध रहता है। इनकी बदौलत कांग्रेस जीत गई है, और इनके नेता को कोई नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट लेके आए हैं, उसमें कहीं इनका नामो निशान नहीं है। और दूसरा तो NN पर रहता, और ये गठबंधन बनती तो लगता है जैसे इसकी तो कोई बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो ऐसे ही रह जाता। तो ये क्या बात हो रही है? देखो, 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लीडरशिप कहते हैं। भाजपा की कम सीटें आई हैं, पार्टी में निराशा होंगी, लेकिन जैसे इन लोगों ने वातावरण पूरे देश का निगेटिव बनाया था, 2 दिनों में पूरे देश का कॉन्फिडेंस फिर पहले की तरह खड़ा हो गया है। और प्रधानमंत्री का आज का भाषण था, इसको स्टेट्समैन भाषण कहते हैं। वही आत्मविश्वास था कि देश को 5 वर्ष में कहां ले जाना है, देश को 25 साल में कहां ले जाना है, हमारी गारंटी क्या है, हमारा संकल्प क्या है, और हमको करना क्या है आगे लंबे समय तक। तो ये और जो वरुण जी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि मैं सबका हूं। बहुमत से सरकार चलती है, लेकिन देश सर्वमत से चलता है। लेकिन अगर आप गाली देंगे कि स्टेट्समैन है, चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म होने के बाद मान लीजिए कि 10 साल की सरकार के बाद आपके इतने प्रचार के बावजूद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, गठबंधन को बहुमत मिला है, तो एक असाधारण स्थिति देश के लिए है कि 10 साल में आपको जनता ने बहुमत के लायक क्यों नहीं समझा है। और जिस नीतीश और नायडू को बारे में कह रहे थे, नीतीश कुमार ने कहा है कि अगली बार तो मान लीजिए सब हार जाएंगे और आप ज्यादा सीटें लेके आएंगे, जो कहिएगा वो हम लोग आपके साथ करेंगे। और नायडू ने कैसे बताया कैसे स्टेट्समैन है, देश को कैसे आगे बढ़ाया है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, जिस इकोनॉमिक पॉलिसी की आप आलोचना कर रहे हैं, उसी की नायडू ने प्रशंसा की है कि देश इस समय हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला देश है, 5th इकोनॉमी है, कैसे रिफॉर्म हो रहा है, और उसका सपोर्ट व्यक्त किया है। तो गठबंधन सरकारों को लेके कुछ नहीं मिला है, तो ये सरकार गठित नहीं होगी। नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, अब गठित हो गई तो चलेगी नहीं। यही 5 साल तक चलने वाला है अब इसका उत्तर देने के लिए। लेकिन देश को भी ये समझना पड़ेगा, जो उन्होंने वरुण पुरोहित को एक लाइन में, वरुण पुरोहित जो कह रहे हैं, उन्होंने जो बात बोली है, नहीं सुनो एक लाइन, वरुण पुरोहित ये कह रहे हैं कि अगर ठीक से लड़ते तो ज्यादा सीटें लाते। यही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 400 पार में सब सो गए, सोचे कि हम जीत ही रहे हैं, तो अगर ठीक से लड़ते तो हो सकता है वो और ज्यादा सीट लाते, आपकी कम जाती। ये एक पक्ष की बात नहीं है, उनके पक्ष में भी यही चल रहा है।
अब मैं एक बार जरा राधिका जी, जो गुणा भाव है वो मैं आपको गुणा भाग बता देती हूँ, क्योंकि 2014 में कैसे 44 सीटें आई, फिर 2019 में 52 सीटें आई, फिर अब 2024 में 99 सीटें आई हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 195 सीटें इनकी 14, 19 और 24 को मिलाकर हैं, हमारी 240 पर ये सवाल उठाते हैं। अब ये सवाल क्या आज के दिन, क्योंकि वरुण जी कह रहे हैं भाषा की मर्यादा आज रखनी चाहिए थी, लेकिन क्या ये याद दिलाना जरूरी नहीं था? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ये तो मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी के तो आंकड़े नहीं है, ये बोल कौन रहा है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि 2014 के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है अपने आप अकेले। तो ये बात अगर बोल रहे हैं हम, तो उसमें गलत क्या बोल रहे हैं? अगर हम देश की जनता के सामने सच बता रहे हैं कि 2014, 2019 और 2024 के आंकड़े मिलाकर भी आप भारतीय जनता के पास टोटल में आज की डेट पे नहीं आ पा रहे, तो इसमें हमने अपशब्द क्या कह दिए? हमने क्या बुरा कह दिया? आप प्रधानमंत्री जी को बोले हिटलर, आप बोले हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, आप बोले जेब कतरा है, आप बोले मणिशंकर अय्यर उनको कुछ बोले, कोई जनरल डायर बोले, कोई कुछ कहे, वो सब ठीक है। आप रोज सुबह शाम दिन की शुरुआत जयराम रमेश हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, उनकी सुबह शाम ये लोग मोदी जी को कोसते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, उनकी माता जी तक जाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन हम देश की जनता के सामने अगर आंकड़े बता रहे हैं तो इसमें शब्दावली क्या खराब हो गई? देखिए, आज जो सपा के प्रवक्ता और राधिका जी आप तो बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी की वर्किंग जानती हैं, इसलिए मैं जरा पूछना चाह रही हूँ, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये पर्सनल अटैक वाला अटैक क्या वाकई में सोच समझ के किया जाता था? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो वर्क स्टाइल रहा या फिर उनका जो काम रहा उस पर सवाल नहीं उठाओ तो पर्सनल अटैक करो, और फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगी। देखिए, क्योंकि सवाल के काम के ऊपर सवाल उठा ही नहीं सकते हैं ना, ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये पूरा देश कह रहा है। अगर 10 साल के कार्यकाल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिल रही है, मोदी जी की गारंटी को 240 सीटें मिल रही हैं, तो ये अपने आप में देश का मत पूरे देश के सामने लाके खड़ा करता है और ये बता रहा है कि अभी भी देश को कुल मिला के इंडी गठबंधन पे विश्वास नहीं है कि वो सरकार चला सकते। ठीक है, उनको इतनी सीटें दी कि वो ऑपोजिशन में रहे, लेकिन 10 साल में देखिए कितनी चीजें होती है, एक फटीग आ जाता है वोटर के अंदर, 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन फिर भी अगर एनडीए की सरकार आ रही है और आज भी इंडिया अलायंस को, सपा को, कांग्रेस को, इन सबको नहीं चुना जा रहा है, तो इनको अपने आप में झांक के देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं लगातार। आप बताइए, 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने कितने आंदोलन करे? एक आंदोलन किया था जब राहुल गांधी को ईडी ने दफ्तर पे बुलाया गया था, तो इनके सारे नेता सड़कों पे आ गए थे और टायर जलाने शुरू कर दिए थे। आप जब बोलते हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने कितने आंदोलन किए, कितनी बार इनके नेता सड़कों पे उतरे? आज तक एक बार 10 साल में नहीं उतरे। तो देश की जनता ने जवाब दे दिया। आप अगर शूट एंड स्कूट की पॉलिसी चलाएंगे कि कुछ भी बोल के चले जाएंगे, उसका मतलब ये सच थोड़ी है। तो सच्चाई ये है कि देश की जनता एग्जैक्टली उन्हीं बातों को जो आज नायडू जी ने बोला, जो नीतीश जी ने बोला और जो बाकी जो उन्होंने बोला, सारे हमारे साथियों ने बोला, वो देश की आवाज है और देश का इमोशन है, देश के प्रधानमंत्री की तरफ, मोदी जी की तरफ और एनडीए सरकार की तरफ। और जिस तरीके से एक मतता से सब साथ है, आप देखिए सबने मोदी जी को अपना नेता माना और कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे आप बता दीजिए कि कौन से, मैं तो नहीं जानती अपने खुद की लाइफ में, 40 साल की मेरी उम्र है, मैंने 40 साल की अपनी उम्र में कोई नेता ऐसा नहीं देखा जीवित अपने लाइफ में जिसके लिए ऐसे शब्द सभी अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने ऐसे आके बोले हो। मैंने तो आज तक नहीं सुना ना देखा है। ठीक है, हो सकता है नेहरू जी के लिए कभी कहे गए हो, लेकिन वो मैंने लाइव नहीं देखा, पर मैंने ये साक्षात देखा है। आप मुझे बताइए, आपने कभी देखा अपने लाइफ टाइम में ऐसा? अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जब जो 3 तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जरा एक बार फिर से अगर हम चेतन वो 3 तस्वीरें दिखा पाए, बड़ी इंटरेस्टिंग वो तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के प्रति जो एक भाव है, ये जो 3 तस्वीरें अगर हम स्क्रीन पर दिखाएं, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से और उसमें ऐसा एक बार को लगा कि शायद वो नीचे झुक रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा पैर छूने लगे थे, ये तस्वीरें हैं। लेकिन वो एक
स्नेह की तस्वीर है जिसको हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाना। अब बहुत से लोगों ने ये कहा, भाटी जी ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं जिसमें बहुत से लोगों ने कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि भाई सब एवरीथिंग इज नॉट वेल बिटवीन योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी इन नतीजों के बाद, कि भाई इसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ की सीटें नहीं आ पाई यूपी में। लेकिन जिस स्नेह से उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई है, ये तस्वीर ही अपने आप में काफी चर्चा का विषय बन गया है। नहीं, भाटी जी आपका शो और ज़्यादा रोचक और लोकप्रिय हो जाता और अच्छा शो हो जाता। साथ में अगर उन तस्वीरों को भी चला देते जब फ्रेम में से कॉलर पकड़ पकड़ के बाहर निकाल दिए जाते थे। नमस्ते साथियों, चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह
एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण
दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया कि उन्हें आमंत्रित किया गया नई सरकार के गठन के लिए और सरकार गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह अब रविवार को होगा। उन्होंने एनडीए की बैठक का भी जिक्र किया कि एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें उन्हें नेता चुना गया और अब उनकी प्रतिबद्धता उसी तरह से बनी हुई है देश के विकास और देश के लिए काम करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मैं आपको बताऊं कि ठीक राष्ट्रपति भवन पे मौजूद हूं और प्रधानमंत्री का काफिला अब किसी भी समय यहां से निकलने वाला है। प्रधानमंत्री जो इस बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और उसके लिए आज दिल्ली में इस वक्त एनडीए की एक और बैठक जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। तो ये तमाम जो एक्शन चल रहा है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त किसी भी समय मेरे पीछे से निकलने वाला है, उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने मेहमानों को। और अब एनडीए की सरकार यानी एनडीए 3.0 फिर से बनने के लिए इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।